हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू यानी उत्तक। अब टिश्यू होता क्या है? टिश्यू दोस्तों एनिमल्स में भी पाए जाते हैं यानी जंतु में भी पाए जाते हैं और प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो होगा प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू के बारे में। तो पहले डिस्कस करेंगे टिश्यू क्या होता है, उसके बाद में आगे की पूरी बात करेंगे। ठीक है आप लोग दोस्तों, मैं बता दूं जो आपकी क्लास का टाइमिंग है ग्रुप डी फ्री बैच का, रीजनिंग सुबह 9 बजे होती है, जीके रात्रि 9 बजे, मैथ्स रात्रि 10 बजे और साइंस 10 बजे। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। समझ गए क्लास को? आपके लिए चारों बेहतरीन क्लासेस चल रही है। अब भी आप लोग सिलेक्शन नहीं लेते तो इसके लिए पीछे फिर भाई कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? आप ही होगा, क्योंकि यहां तो सब पूरी टीम मेहनत कर रही है। और दोस्तों 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो चुका है। निर्माण बैच पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। एक ही बैच में आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग कॉम्बो चाहते हो चारों सब्जेक्ट के, तो कॉम्बो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों के सभी फीचर्स है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो प्ले स्टोर पे जाना, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना, इसके कोर्स वाले सेक्शन में यहां पर आपको मिल जाएगा निर्माण बैच रेलवे कॉम्बो करके, और यहां पे बाय नाउ कर लीजिए और जैसे पेमेंट कर देंगे क्लास आपकी चल जाएगी। कोई समस्या हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो टीम से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहले समझते हैं दोस्तों टिश्यू यानी उत्तक किसको बोलते हैं। दोस्तों कोई भी जीव हो, क्या वो कोशिका से बना हुआ है? क्या बहुत सारी कोशिका यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है? क्या बिल्कुल। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं क्या? बिल्कुल। लेकिन क्या लीवर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होगा या किडनी जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी, क्या वो कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी होगी? क्या नहीं दोस्तों। तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर यानी जिनकी संरचना एक जैसी है, ऐसी कोशिकाएं जिनका फंक्शन यानी जिनका कार्य एक जैसा है, इन कोशिका के समूह को बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। मैं फिर से आपको बताता हूं, टिश्यू बेसिकली क्या है? कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, जिनका एक ग्रुप ऑफ सेल है यानी कोशिकाओं का समूह है। दोस्तों ये जो कोशिकाएं होती है इनका दोस्तों संरचना में ये एक जैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, साथ में दोस्तों इनका कार्य भी क्या होता है? सेम होता है। सब कोशिकाओं का कार्य एक जैसा होता है, तो ये सारी मिलके एक साथ कार्य करती है। इन कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। क्लियर? अब जैसे हमारी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल यानी कोशिका है। अब दोस्तों कोशिका जुड़ जुड़ के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू दोस्तों जुड़ जुड़ के बनाते हैं कोई अंग, और दोस्तों अंग मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलके बना हुआ है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेल्स यानी कोशिकाएं मिलके बनाती है टिश्यू यानी उत्तक। उत्तक मिलके बनाते हैं दोस्तों ऑर्गन यानी अंग। दोस्तों अंग मिलके बनाते हैं सिस्टम। जैसे कुछ अंग मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, कुछ अंग मिलके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र बनाएंगे। और जब सारे सिस्टम मिला दोगे, सारे तंत्र मिला दोगे, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तो हमारी पूरा क्या हो जाएगा? बॉडी का निर्माण हो जाएगा। पूरा जीव आप लोगों का बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो टिश्यू है केवल हमारी बॉडी में मिलता है क्या? अरे टिश्यू आप लोगों को सब में मिलेगा, प्लांट में भी मिलेगा। प्लांट में भी दोस्तों कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं आप लोगों के। आगे बात समझ में? तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू की। चलिए आ जाइए। तो देखिए प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं, पादप में जो उत्तक पाए जाते हैं, वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं हम लोग क्या करने वाले हैं, टिश्यू यानी उत्तक का अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू की। तो दोस्तों प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं विभज्योतक उत्तक, और एक पाया जाता है परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर इन दोनों टिश्यू में मेन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? दोस्तों प्लांट में जो भी ग्रोथ होती है ना, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो बेसिकली ग्रोथ के लिए कौन सी टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? प्लांट की वृद्धि के लिए कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? इन्हीं टिश्यू की वजह से क्या होती है? प्लांट में ग्रोथ होती है।
अब दोस्तों टिश्यू किसको बोलते हैं? कोशिकाओं के समूह को। तो ये वाले जो टिश्यू होते हैं, ये जिन कोशिका से मिलके बने होते हैं ना, इन कोशिका में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन हो सकता है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का मतलब क्या है? एक कोशिका से नई कोशिका आप लोगों की बनना। और आपको पता है ग्रोथ में, वृद्धि में यही होता है कि पुरानी कोशिका से आपकी नई कोशिका बनती है। तो इस टिश्यू, इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, क्या उसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब कोशिका विभाजन से जब नई कोशिकाएं बनती है, उनमें भी जब विभाजन होता है उससे भी नई कोशिका बनती है, फिर उसमें भी विभाजन होता है उससे नई कोशिका बनती है। तो एक समय ऐसा आता है कि कोशिका में जो कोशिका विभाजन की जो एबिलिटी होती है, सेल डिवीजन की जो एबिलिटी होती है, वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। फिर उसमें और कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें सेल डिवीजन नहीं हो सकता, जिनमें कोशिका विभाजन नहीं हो सकता, इस कोशिका के समूह को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं कि स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन अगर नहीं होगा तो क्या ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्या नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आप लोगों को क्या बात समझनी है दोस्तों? ये ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं या इनकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है दोस्तों? विभाजित होती है, मतलब उनमें सेल डिवीजन आप लोगों का हो सकता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो पौधों के विकास के लिए, या मैं बोलूं प्लांट की ग्रोथ के लिए, कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? ये मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक उत्तक। दूसरी बात करते हैं दोस्तों परमानेंट टिश्यू की। अगर हम लोग बात करी जाए तो दोस्तों ये ऐसे टिश्यू होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी कोशिकाओं में, जिनकी सेल्स में डिवीजन की क्षमता नहीं होती, विभाजन की क्षमता नहीं होती, ये और डिवाइड नहीं हो सकती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं ये जो प्लांट टिश्यू के, मैंने आपको दो टाइप बताए, कौन कौन से? एक तो ये मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक उत्तक, और एक आप लोगों का परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। दोस्तों इसके भी और टाइप होते हैं, इसके भी और टाइप होते हैं। आगे बात समझ में? तो आइए मैं आप लोगों को यहां पर एक चार्ट बता रहा हूं पूरा। ये चार्ट आप लोगों ने यहां पर समझ लिया तो पूरा प्लांट टिश्यू पादप उत्तक आप लोगों का यहीं पे कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? गौरव जी बोल रहे हैं कि सर आपके सपोर्ट टीम का नंबर चाहिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? 7374019437। आगे बात समझ में? चलिए प्लीज इधर पढ़िए, आप लोग आ जाओ। देखिए सर मेरा एलपी सीबीटी 1 में हो गया, बहुत बढ़िया अभी जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे से सीबीटी 2 की तैयारी करो। ठीक है, देखिए दोस्तों प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। और दोस्तों सीबीटी 2 के लिए क्या करना है, इसका मैं 11:45 पे सेशन ठीक है ना। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू यानी विभज्योतक उत्तक। दोस्तों ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये भी आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ध्यान से समझना। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्ष विभज्योतक उत्तक। आगे बात समझ में? दोस्तों एक होता है आप लोगों का लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक उत्तक। ठीक है, और एक होता है आप लोगों का इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। आगे बात समझ में? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोगों का सिंपल परमानेंट टिश्यू, हिंदी में बोलेंगे सरल स्थायी उत्तक। आ गई बात समझ में? एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हिंदी में बोलेंगे जटिल स्थायी उत्तक। क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत? सर गुवाहाटी का रिजल्ट नहीं आया, आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी आ जाएगा 1-2 घंटे में। चलो दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आप लोगों के 3 टाइप के होते हैं। कोई बताएगा? एक होता है पेरेन्काइमा,
एक होता है कोलेनकाइमा, देखो नाम से याद रखना कोलेनकाइमा, कंफ्यूज मत हो जाना, क्लोरेन मत बोल देना, क्लोरेन कुछ और ही होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आप लोगों के 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, एक होता है आप लोगों का कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा है, क्लोरेनकाइमा नहीं है, कोलेनकाइमा है, ध्यान रखना, और एक होता है आप लोगों का पेरेनकाइमा। क्लियर है? और जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक, ये आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोगों का जाइलम और एक होता है फ्लोएम। चलिए दोस्तों, क्या मैं यहीं पर पूरा समझा दूं जिससे आप लोगों को आगे कोई दिक्कत आए नहीं? बिल्कुल सर, समझा दो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सर इस वाले टिश्यू का क्या कार्य है। दोस्तों, इस वाले टिश्यू का कार्य होता है प्लांट की लेंथ यानी लंबाई बढ़ाना। देखो, क्लियर है? ठीक है दोस्तों, बात करी जाए सर इस वाले टिश्यू का क्या काम है? इस वाले टिश्यू का काम है प्लांट की चौड़ाई बढ़ाना, विड्थ बढ़ाना, विड्थ बढ़ाना। ठीक है सर, इस वाले टिश्यू का काम क्या है? जैसे दोस्तों ये मान लीजिए एक तना है, इस तने से ये पत्ती कनेक्टेड है, लीफ, तो जहां से पत्ती कनेक्टेड है उसे आप लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? नोड बोलते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहां से भी एक पत्ती कनेक्टेड है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। और 2 नोड के बीच का ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनोड बोलते हैं। तो ये जो आपका उत्तक होता है ये क्या करता है? इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो इसका काम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया, बिल्कुल। अब बात करते हैं कि सर इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा हवा चलती है प्लांट झूलते रहते हैं, उनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। या आपने देखा होगा कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं उनके जो तने होते हैं काफी पतले होते हैं और वो ऐसे ऊपर तक 1-1 मंजिल 2-2 मंजिल तक चढ़ जाते हैं। वो क्यों चढ़ पा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों उनका जो उनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी लचीलापन है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये आप लोगों का कोलेनकाइमा। तो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी 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 यानी लचीलेपन के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? कोलेनकाइमा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्लांट के कुछ पार्ट काफी हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो प्लांट की हार्डनेस यानी कठोरता के लिए, या मैं बोलूं स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। जैसे आपने देखा होगा जो वॉलनट होता है, अखरोट होता है, इसकी जो कवरिंग होती है काफी हार्ड होती है। पूनम यादव जी, सर मेरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं दोस्तों, जिस बच्चे का नहीं हुआ अब घबराना नहीं है। आप ये देखिए आपका किस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, देखो सिलेक्शन नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं हुआ, मेरा जीवन में कभी नहीं हो सकता। आप लोग देखो क्या गलती थी। पूनम जी जैसे बोल रहे कि मेरा CBT 1 में नहीं हुआ, तो अपनी आप 3 गलतियां लिख लो अपने पेपर में कि यार मेरी ये गलती थी कि मैंने सिलेबस ही पूरा नहीं किया था, एक उदाहरण के तौर पे। या दूसरी गलती ये थी कि सर मेरे सिलेबस तो था और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो मुझे आते भी नहीं थे, लेकिन मैं सारी चीजें भूल गई, मुझे चीजें याद ही नहीं थी, मैंने रिवीजन ही नहीं करा। या तीसरा ये तरीका हो कि सर मेरे को आता भी सब था लेकिन सर मेरे को समय ही नहीं बचा। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी टाइम कंज्यूम करते हो। आगे बात समझ में? तो आप लोग अब अपनी गलती पहचानो जिससे आगे वाले जो भी आपके ग्रुप डी है या आगे और भी भर्ती आएगी उसमें ना हो। दिनेश सर, RRB भुवनेश्वर में नंबर ऑफ सीट कनेक्टेड रहती है 900 15 गुना 13,950 होता है। इसमें 406 कैंडिडेट का रिजल्ट कम दिया है, तो कुछ करिए। हाँ, कुछ करेंगे अभी दिनेश जी। ठीक है, ठीक है, अभी आप लोग उसकी बात करेंगे, अभी इधर पढ़ लो आप। चलो दोस्तों, बात करते हैं पेरेनकाइमा। दोस्तों पेरेनकाइमा, दोस्तों पी से ध्यान रखिएगा, पैकेजिंग पैकेजिंग। तो इसका कार्य क्या होता है? पी पैकेजिंग, या बोल सकते हो स्टोरेज, है ना, स्टोरेज। तो पेरेनकाइमा का कार्य क्या होता है? स्टोरेज करना, संग्रहण करना। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब बात आती है इन तीनों के भी मैंने आप लोगों को काम बता दिए। अब जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? दोस्तों आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं ना,
जब उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या? उनमें भोजन बनना। और यह प्रक्रिया कहां पर होती है? इसकी लीफ में होती है, इसकी पत्तियों में होती है। तो दोस्तों भोजन अगर पत्तियों में बन गया, फूड, तो क्या इस भोजन को पूरे प्लांट में भेजने की आवश्यकता है क्या? बताओ। तो ये भोजन आप लोगों का नीचे भी आएगा, जड़ तक भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन यानी भोजन का परिवहन कौन करता है आप लोगों का? ये फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड यानी भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों, जाइलम क्या करता है? कोई भी आप लोगों का प्लांट होता है वो जड़ों से क्या लेता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। मिट्टी के अंदर जो भी पानी है या जो भी मिनरल खनिज है, कोई कैल्शियम होगा या नाइट्रोजन होगा, तो ये जो जड़ होते हैं वो मिट्टी के माध्यम से इस पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या इस मिनरल्स को पूरे प्लांट में ले जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल। तो वो कार्य किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तो जाइलम बेसिकली क्या करता है? वाटर यानी पानी और मिनरल यानी खनिज, इसका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। दोस्तों ये चार्ट किस किस बच्चे को याद हो गया? अगर याद हो गया तो दोस्तों एक क्वेश्चन करें, देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते। बताओ बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो आप लोगों को पता है कि जो परमानेंट टिश्यू होता है, स्थायी ऊतक, वो दो प्रकार के होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू सरल स्थायी ऊतक, और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, और एक होता है पेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप लोगों का दो टाइप का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है आप लोगों का फ्लोएम। तो सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है? ये भी है, ये का मतलब कोलेनकाइमा भी है दोस्तों, एस स्क्लेरेनकाइमा भी है, पी पेरेनकाइमा भी है। जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ, अब बात करते हैं। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया, अब चलो एक एक को समझते हैं। चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, इन टिश्यू की जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, क्या उसमें विभाजन हो सकता है क्या? तो दोस्तों इस टिश्यू की जो सेल्स होती है, कोशिका, उसमें रैपिड डिवीजन होता है, इसमें तेजी से विभाजन होता है। और दोस्तों जब भी कोशिकाओं में विभाजन होगा तो ग्रोथ होगी। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं क्या कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल? यही वाला। अरे दोस्तों जब आप लोग एक बीज डालते हो तो दोस्तों बीज की जो कोशिका है उसमें और कोशिका विभाजन होकर नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है, पूरा प्लांट आपका बन जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए यही वाला तो रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करी जाए, एक संपूर्ण विकास की बात करी जाए प्लांट के, तो उसके लिए यही वाला टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है क्या? चाहे पौधे की लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, है ना, इस सभी के लिए आप लोगों का ये वाला टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको बताया था एक छोटी सी बात कि ये तीन प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभजोतक ऊतक पाए कहां पर जाते हैं, इस आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बोला? ये पाए कहां पर जाते हैं, ये जहां मौजूद होते हैं, इस आधार पे इनको तीन टाइप में आपने क्लासिफाई कर दिया। एक को बोला था एपिकल यानी शीर्षस्थ, एक को बोला था आप लोगों ने इंटरकैलरी, और एक को बोला था लेटरल यानी पार्श्व विभजोतक ऊतक। अब दोस्तों इसमें एपिकल कहां मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक कहां मिलेगा? आइए एक एक की बात करते हैं। देखो चलो दोस्तों वो बात करेंगे एक एक की, लेकिन इसमें मैं एक चीज बता दूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना, इन कोशिकाओं में कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है कि जिसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो काफी डेंस होता है, काफी सघन होता है। सघन का मतलब क्या होता है? काफी गाढ़ा होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रख लोगे। दूसरी बात दोस्तों, कोशिका के अंदर काफी खाली स्पेस होता है, उसको क्या बोला था आपने? वैक्यूल यानी रिक्तिका, हिंदी में रसधानी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या इन कोशिका के अंदर भी वैक्यूल मिलेगा क्या, आप लोग बोलोगे कि सर प्लांट की सेल के अंदर तो मिलता ही है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं है, इसमें
इसमें वैक्यूल यानी रिक्तिका नहीं पाई जाती, रसधानी नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा चुका है, इस बार टेक्नीशियन में भी आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? देखो दोस्तों, इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है काफी डेंस होता है, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात दोस्तों, इसमें रसधानी यानी जो वैक्यूल होती है वो नहीं पाई जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, प्लांट की कोशिका के सबसे आउटर वाली लेयर को आपने क्या बोला था? सेल वॉल बोला था। हिंदी में क्या बोला था? कोशिका भित्ति। मुझे बताओ, प्लांट की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों, इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, बाकी कोशिकाओं के मुकाबले क्या होती है? काफी पतली होती है, काफी थिन होती है। ध्यान रखिएगा, तो काफी पतली होती है, इसकी जो भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काफी पतली होती है। एक लड़का बोल रहा है, अंकुश कुमार आशीष, सर एलपी और जेई एग्जाम डेट में गैप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, वो बात कर लेंगे, लेकिन आप इधर क्यों कमेंट कर रहे हो? आपका हो गया ना एलपी में, CV2 की तैयारी करो। क्या कमेंट आता है, मैं तो मतलब कमेंट पढ़ के ना मैं तो दिमाग खराब हो जाता कि यार ये पढ़ने वाले हैं क्या। लोमेश गंगर भाई, सर एलपी में नहीं हुआ, घर वाले बोल रहे हैं रुपए खराब कर दिया, अब मैं क्या करूं सर? तो लोमेश जी मैं बताऊंगा, मान लोगे क्या? मैं बताऊंगा, मेरी बात मान लोगे क्या? तो मेरी बात आपने पिछले साल ही नहीं मानी, 6 महीने पहले ही नहीं मानी, तो सिलेक्शन हो जाता। हुए हैं सबके, हुए हैं, पढ़ने वाले जो सीरियस है हुए हैं। और अगर किसी के नहीं हुए तो दोस्तों इसके पीछे कोई ना कोई कमी रही होगी। मैं यही बोल रहा हूं, अपनी कमी को पहचानो, उसमें सुधार करो, जिससे आगे दिक्कत नहीं हो। तो मेरी बात मान लोगे कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो, वरना ग्रुप डी के बाद में भी सेम आप बोलोगे कि सर मेरा ग्रुप डी में भी नहीं हुआ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों आ जाओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अलग अलग जगह पाए जाते हैं, इसी आधार पे इनके हमने अलग अलग नाम दे दिए। एक मैंने आप लोगों को बताया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोस्तों हिंदी में बोलते हैं शीर्ष विभजोतक उत्तक, या शीर्षस्थ भी बोलते हैं इसको, शीर्षस्थ। क्लियर है? क्लियर है? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। यार दोस्तों मेरे साथ में एक दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है यार? मेरे से क्या है, मेरे को मक्खन नहीं लगाया जाता बच्चों के यार, और काश अगर मैं मक्खन लगाना सीख जाता ना, तो आप मुझे जितना प्यार देते हो, मान लो 100 में से 80 बच्चे प्यार देते हैं पूरे यूट्यूब पे, 100 में से 100 देते हैं, अगर मैं मक्खन लगाना सीख जाता, बढ़िया प्यारी प्यारी बातें करूं। बस मैं गुस्सा करता हूं, जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता ना, मुझे गुस्सा आता है अगर कोई पढ़ाई नहीं करता। मेरे को तकलीफ होती है, ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, ये फालतू की बातें क्यों कर रहा है, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, सोशल मीडिया क्यों यूज करता है, ये है ना। मतलब मैं, मेरे जो मैक्सिमम आपको डांटने का या क्लास में यही होता है कि यार पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई, मैं डांटता रहता हूं। मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने आप में। जैसे कुलदीप यादव, उनकी बॉलिंग 3-4 साल पहले उतनी इफेक्टिव नहीं थी। उन्होंने बोला कि मैंने थोड़ा सा अपने बॉलिंग एक्शन में थोड़ा सा चेंज करा है, अपने आर्म एक्शन में थोड़ा चेंज किया। मुझे लगता है मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ मक्खन लगाने से होगा क्या यार? तुमसे मीठी मीठी बातें कर लो, हाँ बेटा, हाँ, तुमको रियलिटी तो बतानी पड़ेगी ना। अभी हो सकता है तुम्हें कड़वा लगे जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है। जब तक आप लोग रियलिटी से अवगत नहीं होगे, आपको जब तक बात चुभेगी नहीं, आपको रियलिटी पता नहीं पड़ेगी, आप तैयारी करने वाले नहीं हो। आपको ना ऊपर ऊपर से कर लो, हाँ बेटा हो जाएगा, अरे मस्त रहो, मेरे 100 क्वेश्चन की क्लास देख लेना, मेरी इस क्वेश्चन की क्लास देख लेना। क्लियर है? तो अगर मैं आपको डांट रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, पढ़ो, तो वो इसलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि इसी से सिलेक्शन होगा। अगर इससे नहीं होता, किसी और से होता, मैं वो बोलता कि भाई साहब सुबह करके ऐसे 4 बार हाथ को ऐसे पीछे कर लो, इससे सिलेक्शन हो जाता। अगर इससे हो जाता ना, तो मैं आपको ये बोलता क्लास में आते कि दोस्तों आज आपने वो करा या नहीं करा। लेकिन उससे करने से नहीं होता सिलेक्शन, इससे होता है जो सिलेबस है पूरा करने से, अच्छे से पढ़ने से, उससे 100% होता है। क्लियर है? आ जाओ। चलो अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने आपको बताया ये अलग अलग जगह पाए जाते हैं, इसके आधार पर हमने इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। दोस्तों मैंने आपको इसके 3 टाइप बताए थे। एक तो बताया था एपिकल मेरिस्टेमेटिक यानी शीर्षस्थ विभोजोतक उत्तक। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर सबसे पहले इसका काम क्या है वो छोड़ो, सर इसकी लोकेशन कहां पर है, ये मिलेगा कहां पर? देखो दोस्तों, ये प्लांट का मान लो क्या है, स्टेम है, तना है। अंदर घुसोगे मिट्टी के अंदर तो आप लोगों को रूट यानी जड़ भी मिलेगी। दोस्तों ये जो स्टेम की जो टिप होती है ना, टिप, सिमिलरली रूट जड़ की जो टिप होती है ना, टिप, यहां पर आप लोगों को एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है।
तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता कहां पर है, तो आप लोग बोलोगे टिप्स पर। कैसी टिप्स पर? ग्रोइंग टिप्स पर। ग्रोइंग टिप्स का मतलब क्या है? वो वाली टिप्स जो ग्रो कर रही है, जैसे यहां पर भी वही ग्रोथ होगी, यहां पर भी ग्रोथ होगी, यहां पर भी ग्रोथ होगी, यहां पर भी ग्रोथ होगी। किसकी टिप्स पर? तने और जड़ की पे। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये वाला जो आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आप लोगों को मिलेगा कहां पर? सिरे पर मिलेगा। किसके सिरे पर? तने और जड़ के सिरों पर। कैसे सिरे हैं? ये बढ़ते सिरे हैं, ये ग्रोइंग टिप्स है। आ गई बात समझ में? लोकेशन समझ में आ गई? ठीक है, अब बात आती है, एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, क्या इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक उत्तक की कोशिकाओं में क्या कोशिका विभाजन हो सकता है क्या? बोलो हां या ना। तो यहां पर भी विभाजन होगा, यहां पर भी विभाजन होगा, यहां पर भी विभाजन होगा। मतलब ये बेसिकली यहां पर ग्रोथ करवाएगा क्या? वृद्धि करवाएगा क्या? और ऊपर भी दोस्तों विभाजन होगा, तो यहां से भी ग्रोथ करवाएगा। तो अल्टीमेटली ऊपर से भी ग्रोथ हो रही, नीचे से मैं बोल सकता हूं कि प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है। बोलो हां या ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका मेन कार्य क्या है, तो दोस्तों ये तने की भी लंबाई बढ़ा रहा है, ये जड़ की भी लंबाई बढ़ा रहा है। तो तने और जड़ की लंबाई जो होती है वो इसी टिश्यू की वजह से आप लोगों की क्या होती है? बढ़ती है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेटरल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कहां पर पाए जाते हैं? आपने पिछला वाला तो बता दिया कहां पर पाया जाता है, ये कहां पर पाया जाता है? दोस्तों ये हो गया तना, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया रूट यानी जड़। क्लियर? तो दोस्तों जो रेडियल पोर्शन होता है ना, रेडियल हिस्सा, रेडियल हिस्से का मतलब क्या है? ये यहां पर रेडियल है ना, मतलब समझ लो, इधर 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 रेडियल जो पार्ट होता है, रेडियल जो पार्ट होता है, त्रिज्यीय जो हिस्सा होता है, वहां पर आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों इसका कारण क्या है? ये चौड़ाई बढ़ाता है। चाहे दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्टेम, तो स्टेम की चौड़ाई है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गर्थ ऑफ स्टेम। गर्थ ऑफ स्टेम का मतलब क्या है? तने की चौड़ाई। तो तने की चौड़ाई जो होती है वो कौन से उत्तक की वजह से बढ़ती है? इसी की वजह से बढ़ती है। क्लियर है? आगे बात समझ में? या अगर आप लोगों से बोला जाए जड़ की चौड़ाई, गर्थ ऑफ स्टेम बोल दो या गर्थ ऑफ रूट बोल दो, तने की चौड़ाई बोल दो या जड़ की चौड़ाई बोलो, दोनों के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? यही वाला टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ, चलिए अब बात करते हैं एक छोटी सी बात। नेक्स्ट दोस्तों इंटर कैलरी, ये कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों इंटर नोड पे पाए जाते हैं। इंटर नोड क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और इसका कार्य क्या है? इंटर नोड के आकार को बढ़ाना, इंटर नोड की लंबाई बढ़ाना या इंटर नोड की साइज बढ़ाना। इंटर नोड मैंने बताया था ना, जैसे ये तना है, इससे ये पत्ती कनेक्टेड है, तो एक नोड यहां पर हो गया, इस तने से एक पत्ती यहां पर कनेक्टेड है, तो इसको नोड बोलेंगे। दो नोड के बीच की दूरी को बोलेंगे इंटर नोड। तो ये इंटर नोड की साइज बढ़ाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। दोस्तों होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभोजक उत्तक की जो कोशिका है ना, उसमें कोशिका विभाजन होता है, मतलब उससे नई कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं बनती है। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जहां पर कोशिका में और विभाजन नहीं हो पाएगा, सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो आप लोगों की खत्म हो जाएगी, ये कोशिकाएं बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो इस कोशिका के समूह को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक उत्तक से परमानेंट टिश्यू बन रहा है, तो दोस्तों ये प्रक्रिया क्या है? जब सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की एबिलिटी खत्म हो जाए, अब कोशिका विभाजन हो ही नहीं हो पा रहा, तो ये फिक्स हो गई, स्थायी हो गई, तो इसको बोलते हैं स्थायी उत्तक, इस कोशिकाओं के समूह को परमानेंट टिश्यू। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदन। क्लियर है क्या? तो दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक उत्तक से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। अगर इसकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं हो पा रहा, सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा, अब जो सेल्स है वो परमानेंट हो गई, स्थायी हो गई, तो इसको, इस समूह को क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक आप लोग बोलोगे। आगे बात समझ में? और ये जो प्रक्रिया है इसे आप लोग क्या बोलोगे? सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन। देखते हैं दोस्तों ये कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर।
बताओ। डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। कौन से उत्तक की कोशिकाएं है जिससे स्थायी उत्तक बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं? तो परमानेंट टिश्यू जो बनते हैं वो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही तो बनते हैं यार, विभजोतक उत्तक से ही तो बनते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैंने आपको बताया परमानेंट टिश्यू भी आप लोगों के दो टाइप के हैं, एक तो सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आपके तीन टाइप के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। चलिए दोस्तों, पेरेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर ये एक टिश्यू है तो क्या ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होगा क्या? मुझे बताओ, यस और नो, यस और नो बोलो। ठीक है। अब दोस्तों, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगर आप लोगों से पूछा जाए इन तीनों में सबसे अधिक मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, या इन तीनों में मोस्ट कॉमन कौन है, सबसे आम जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो आपका पेरेनकाइमा है ये मोस्ट कॉमन, सबसे आम सरल स्थायी उत्तक है। जो सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, तो इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? पेरेनकाइमा है। क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरी बात यह है कि सर ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका कैसी होती है? लिविंग भी हो सकती है, डेड भी हो सकती है। तो अगर ये पूछा जाए ये कोशिका कैसी है, तो दोस्तों ये लिविंग सेल्स होती है, जीवित कोशिका होती है। तो दे आर लिविंग सेल्स। कई बार पूछा जाता है कि भाई साहब पेरेनकाइमा कोशिका की, सॉरी पेरेनकाइमा उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? वो लिविंग होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे तो इनकी भी जो कोशिका भित्ति होती है वो काफी क्या होती है? पतली होती है, थिन होती है, थिन होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, थिन सेल्स वॉल्स होती है इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ। दूसरी बात दोस्तों, इसमें और क्या कार्य है देखो, और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, इन कोशिकाओं के बीच में आप लोग देखोगे काफी गैप नजर आ रहा होगा। दिख रहा है क्या? देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो, मुझे नहीं पता दिख रहा है क्या, इस कोशिकाओं के बीच में आपको गैप नजर आ रहा है? देखो, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है। तो कोशिकाओं के मध्य क्या यहां पर स्पेस नजर आ रहा है क्या? स्थान नजर आ रहा है क्या? तो आप लोगों से पूछा जाए कि पेरेनकाइमाओं में क्या कोशिका के बीच में स्थान पाए जाते हैं, कि इसको बोलता है अंतर कोशिकीय स्थान, यानी इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा कोशिकाओं के मध्य, इंट्रासेल्यूलर। क्लियर है? अरे नहीं, इंट्रा तो उसको बोलते हैं ना। अच्छा, इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है? देखो, जब आप लोग बोलते हो ना हमारे स्कूल में कंपटीशन है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन बोलूं मैं और एक इंटर स्कूल कंपटीशन बोलूं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखो, इंटर स्कूल कंपटीशन अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है दो अलग अलग स्कूल के बच्चों के मध्य कंपटीशन हो रहा है। और अगर मैं बोल रहा हूं इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, यानी एक ही स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा है आपस में, तो यहां पर दो, अगर कोशिका के अंदर की बात होती तो इसको बोलते इंट्रासेल्यूलर, लेकिन दो कोशिकाओं के मध्य की बात हो रही है, इसको बोलेंगे इंटरसेल्यूलर। क्या बोलेंगे? तो अगर मैं बोलूं कि कोशिकाओं के मध्य का जो स्थान है, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंटरसेल्यूलर स्पेस, वो ज्यादा है या कम है? आप लोग बोलोगे ज्यादा है। अंतर कोशिकीय स्थान, अंतरा बोलता तो कोशिका के अंदर की बात होती है, अंतर कोशिका का मतलब दो कोशिकाओं के मध्य की बात हो रही है। मैंने भी आपसे पूछा इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है, एक बच्चा बोल रहा है सर एक 10वीं क्लास के बच्चों के बीच में होता है, 12वीं क्लास के बच्चों के बीच में। क्लियर है? क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर, आपकी वजह से एलपी सीबीटी 1 क्लियर हो गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छे से पढ़ाई करो सेकंड वाले सीबीटी की। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, इसका कार्य क्या है? पी से याद रखो पैकेजिंग। तो ये क्या करता है? पैकेज कर लेता है, मतलब स्टोर कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए भोजन स्टोर, यानी भोजन का संग्रहण कौन करता है, तो कौन सा टिश्यू करता है? ये वाला टिश्यू आप लोगों का करता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आ जाओ। तो पेरेनकाइमा के बारे में अब कुछ चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सर सारी चीजें तो बताई दी दोस्तों, इसमें भी कुछ एक दो विशेष टाइप होते हैं इसके भी। कैसे सर? देखो दोस्तों, एक्चुअली में पेरेनकाइमा टिश्यू, पेरेनकाइमा उत्तक
कि कोशिका के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सर ये क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, वर्णक है, ठीक है सर। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या इन कोशिकाओं के वजह से या इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा क्या? फोटोसिंथेसिस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर इन कोशिका के अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ पैरेनकाइमा टिश्यू ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं के मध्य, कोशिकाओं के अंदर आप लोगों को मिलेगा क्लोरोफिल। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे क्या? यस। और ऐसे पैरेनकाइमा टिश्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आ जाओ, क्लोरेनकाइमा। देखो मैंने क्या बोला दोस्तों, कुछ स्थिति में क्या होता है, कुछ स्थिति में जो आपका ये पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, इनकी सेल्स, इनकी कोशिकाओं में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। और ऐसे पैरेनकाइमा को एक विशेष नाम से जाना जाता है, क्लोरेनकाइमा। तो देखो उस कोलेनकाइमा और इस क्लोरेनकाइमा में कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने बोला था कि वो कोलेनकाइमा है और ये क्या है? क्लोरेनकाइमा, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि कुछ पेड़, जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो आप लोगों के पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं? तो इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इनके पैरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं ना, इनके मध्य काफी कैविटी होती है, जगह होती है जिसमें एयर भर जाती है। तो अगर एयर भर जाती है तो प्लांट में अगर ऐसे टिश्यू हैं, ऐसे उत्तक है जिनके बीच में खाली जगह है जिसमें एयर भरी हुई है, तो दोस्तों क्या वो डूब पाएंगे क्या? नहीं डूब पाएंगे। तो ऐसे पैरेनकाइमा, ठीक है, अगर जलीय पौधों की बात करी जाए तो दोस्तों इनका जो पैरेनकाइमा होता है ना, इनमें जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है उनके अंदर काफी बड़ी बड़ी एयर कैविटी, वायु गुहाएं होती है, जिसकी वजह से वो जो प्लांट होते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं। तो ऐसे पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है या नहीं है? क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। दोस्तों कोलेनकाइमा क्या बताया था मैंने? भूल गए? बताओ, कोलेनकाइमा के बारे में मैंने क्या बताया था? अरे कोलेनकाइमा के बारे में भूल गए? इसका काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी देना, लचीलापन देना। दोस्तों भूल गए आप सब? तो इसका मेन कार्य क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देना। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका तनाव बिल्कुल 1 मंजिल 2 मंजिल तक चढ़ जाता है। तो एक्चुअली में देखो होता क्या है, जैसे ये तो हो गया तना, स्टेम। दोस्तों तने से एक पतली सी, एक तना जैसा ही नजर आता है, एक पतला सा ऐसे पार्ट निकलता है, एक ऐसे पतला सा, इसको बोलते हैं टेंड्रिल। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टेंड्रिल इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना लचीला होता है, इसके पीछे कौन कारण है? इसमें पाए जाने वाला कोलेनकाइमा। आ गई बात समझ में? तो ये बिना टूटे हुए इतना ऊपर चढ़ पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। पौधों में लचीलापन किसकी वजह से होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने अभी भी बताया कोलेनकाइमा। दोस्तों अगर ऑप्शन में क्लोरेनकाइमा हो तो जल्दबाजी में उस पर टिक मत कर देना। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा अलग है। ये क्लोरेनकाइमा एक प्रकार का पैरेनकाइमा है। क्लियर है? अनूप मौर्य जी, साइंस की पीडीएफ कहां मिलेगी? कोई रिप्लाई करो। अनूप जी बोल रहे हैं साइंस की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? अनूप जी आपको तुरंत चाहिए, 24 घंटे बाद चाहिए? कोई जल्दी थोड़ी है, 24 घंटे बाद दे दूं तो चलेगा ना? हाँ ठीक है सर, 24 घंटे बाद। बताओ सर कैसे मिलेगी? जैसे एक क्लास है ना, क्लास लगाना, अपने कान में लगाना ईयरफोन, ठीक है सर। फिर क्या करना है सर? जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से सुनना है। अच्छा तो उसको अपने लिखते जाना। अच्छा सर ने बताया कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं, ठीक है। सर ने बताया उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, उसको लिख लेना। सर ने एक चार्ट बताया, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, वो चार्ट बना लेना। सर ने हर उत्तक के बारे में कुछ बातें बता रहे, वो लिखते रहना, है ना।
तो आधे या पौन घंटे में आप लोगों की पीडीएफ तैयार हो जाएगी आपके, और आपको कहीं पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके घर में मिल जाएगी केवल आधे घंटे में। सर इतनी मेहनत तो होती नहीं मुझसे, तो तैयारी क्यों कर रहे हो? तैयारी करके हो रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब तुमसे कुछ करना भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, फिर करना तैयारी क्यों कर रहे हो तुम? ठीक है, आ जाओ, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेन काइमा, मतलब कोलेन काइमा की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, देखो इसके दो कार्य हैं, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, या फिर आप लोग बोल सकते हो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो आप लोग बोल सकते हो कि यांत्रिक सहायता भी क्या करता है, प्रदान करता है। दूसरी बात, इस उत्तक की कोशिकाएं भी क्या होती है, लिविंग होती है। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, इस कोशिकाओं के मध्य आप लोग देख पा रहे हो क्या, क्या कोशिका के मध्य आप लोगों को गैप नजर आ रहा है क्या? क्या कोई, जैसे मान लो ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तीसरी कोशिका है, क्या कोशिका के बीच में गैप नजर आ रहा है जैसे पिछले वाले केस में नजर आ रहा था? नहीं। तो यहां पर जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये जो कोशिकाएं होती है ना, वो थोड़ी सी क्या होती है, लंबी होती है, लंबी होती है। और अगर बात करें कोनों पर, है ना, स्पेशली अगर कॉर्नर्स पर बात कर रहा हूं, तो ये थोड़ी सी मोटी होती है, कॉर्नर से मोटी होते हैं, कॉर्नर से मोटी होती है। क्लियर है? चलिए, अब सर ये इसके बारे में बताइए दोस्तों। इसके चारों ओर की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो सिर्फ प्योर सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है, उसमें पैक्टिन नाम का एक पदार्थ भी होता है, तो पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होती है। क्लियर है? और बाकी चीज मैंने आप लोगों को बताई दी। चलो इसका बताओ, कौन सी कोशिकाएं है जो कि कोने से मोटी होती है? अभी भी मैंने बताया, कौन सी होती है, कौन सी होती है? कोलेनकाइमा होती है। ठीक है, चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का कार्य क्या है? हार्डनेस यानी कठोरता प्रदान करना। क्लियर है क्या? दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये टिश्यू की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो कैसी होती है? लिविंग सेल होती है कि नहीं सर? वो कैसी होती है? डेड यानी मृत कोशिका होती है। बात करें अगेन तो दोस्तों ये भी काफी इलोंगेटेड होती है, काफी लंबी होती है। क्लियर है दोस्तों? इनकी सेल वॉल यानी इनकी कोशिका भित्ति में एक पदार्थ होता है, इस पदार्थ का नाम क्या है? इसकी सेल वॉल में पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है? लिग्निन है। क्या ही? लिग्निन, लिग्निन, लिग्निन। ओके, क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें तो बिल्कुल ही कोई गैप नहीं होता। ठीक है, इंटरसेलुलर कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसका कार्य क्या है दोस्तों? हार्डनेस यानी कठोरता प्रदान करना। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो वॉलनट अखरोट होता है उसकी कवरिंग काफी हार्ड होती है ना, तो उसमें यही वाला टिश्यू होता है। दोस्तों जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है ना, नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है, जिसे नारियल की भूसी भी बोलते हैं, उसमें भी आप लोगों का यही वाला टिश्यू पाया जाता है। तो जितने भी सीड और नट्स होते हैं उनकी कवरिंग में आप लोगों का पाया जाता है। दोस्तों जो अगर बात करी जाए, इसका एक काम क्या है? स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा, सिंपल स्ट्रेंथ बोल रहा हूं। तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। चलिए बताएंगे, नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक उसे कठोर और सख्त बनाता है? बताओ बताओ, अभी भी मैंने बताया। तो स्क्लेरेनकाइमा ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। दीवार का मतलब भित्ति की बात हो रही है, भित्ति। तो जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी सेल वॉल में किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की बात हो रही है। इनकी कोशिका भित्ति में एक पदार्थ होता है लिग्निन नाम का, भी मैंने बताया ना, भूल गए यार आप लोग, है ना? चलिए, अब दो चीज बची है आप लोगों की, जाइलम और फ्लोएम, जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। दोस्तों पहले बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम मिलता कहां पर है। जैसे दोस्तों ये कोई स्टेम है, तना है, जब आप लोग इसको ऐसे काटोगे, ऊपर से देखोगे, इसको ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा नजर आएगा आप लोगों को, ऐसा नजर आएगा। तो दोस्तों यहां पर देखो, इसके थोड़ा आउटर साइड यहां पर तो आप लोगों का फ्लोएम ये वाला टिश्यू पाया जाता है। इसी के अंदर अंदर की साइड आप लोगों को कौन सा टिश्यू मिलेगा? जाइलम टिश्यू मिलेगा। इन दोनों के कार्य क्या है मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों। इन दोनों का कार्य ट्रांसपोर्टेशन करना है, संवहन करना है।
तो इसीलिए इसे हम लोग संवहनीय ऊतक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू को बोलते हैं जिनका कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी परिवहन करना। दोस्तों फ्लोएम फूड का कर रहा था, जाइलम वाटर्स और मिनरल का कर रहा था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो आप लोगों के प्लांट है दोस्तों, क्या वो जड़ों से पानी लेते हैं क्या? तो जड़ों से पानी आपके रूट में आ गया, जड़ में आ गया, लेकिन पानी को पूरा ऊपर तक पहुंचाना है ना। तो दोस्तों पानी को ऊपर तक पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना? तो इस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जाइलम। क्या जाइलम? केवल वाटर नहीं, केवल पानी नहीं, पानी के साथ में इस मिट्टी में जो खनिज होते हैं वो भी पूरे प्लांट तक पहुंचाने का कार्य किसका है? जाइलम का है। फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम इस वाले ऊतक का दोस्तों यहां पर प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना उसको पूरे प्लांट में लेके जाना, इसका फूड का कार्य होता है, भोजन का परिवहन। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सर क्या, अगर मैं पूछूं जाइलम कैसे कार्य करता है? दोस्तों जाइलम मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पूरे पानी को लेके जा रहा है ऊपर तक। तो जाइलम केवल नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, पानी को ऊपर से नीचे थोड़ा लेके आएगा। तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय कार्य कर रहा है ये। जबकि दोस्तों फ्लोएम कैसा कर रहा है? दोस्तों जैसे पत्ती में जो भोजन बना उसको नीचे भी लेके जाना, उसको और ऊपर भी लेके जाना है। तो ये जो फ्लोएम होता है वो कैसे कार्य करता है? बाई डायरेक्शनल। द्विदिशीय। आ गई बात समझ में? क्लियर है? कुमार जी सर मेरा एलपी सीबीटी 1 बन गया, बहुत बहुत बधाई हो कुमार जी, अच्छे से सीबीटी 2 की तैयारी करो। क्लियर है? चलिए चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। कौन सा पानी का संवहन करता है? वाटर को कौन लेके जा रहा है? वाटर और मिनरल को दोनों को कौन लेके जा रहा था? जाइलम लेके जा रहा था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बताऊं, जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। दोनों किस प्रकार के टिश्यू है? परमानेंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल स्थायी ऊतक है। दोस्तों इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? आपने सोचा है कभी इसको जटिल क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, या इसमें भी बहुत अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, काफी कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, काफी जटिल है। ये भी बहुत अलग अलग टाइप के पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो इसका भी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है। तो बस ये ध्यान रखना दोस्तों, जाइलम में 4 पार्ट होते हैं। एक तो ट्रैकियाड, बस ये नाम याद रखना, ट्रैकियाड, वेसेल जिसे हिंदी में नलिका बोलते हैं, फाइबर जिसको रेशे बोलते हैं, और पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा आप लोग जानते ही हो। तो सर पेरेनकाइमा इसमें कैसे आ गई? एक्चुअली में जाइलम इन चारों के मिलके बना हुआ है, चारों से मिलके, कुछ पेरेनकाइमा टिश्यू, कुछ फाइबर्स, कुछ वेसेल्स, ऐसे करके। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों इसमें जो पेरेनकाइमा है ये आप लोगों का लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिका है। बाकी इसका ये सारा पार्ट क्या है? डेड सेल से बना हुआ है, मृत कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों ये आप लोगों का 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फाइबर सेल, पेरेनकाइमा। इसमें फाइबर जो है वो आप लोगों का क्या है? ये केवल डेड है, मृत है। बाकी सारा का सारा क्या है? ये भी लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है, ये भी लिविंग सेल्स, ये भी लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। प्लांट टिश्यू मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी। नारियल की छाल अभी मैंने बता दिया था, स्क्लेरेनकाइमा। डैश की कोशिकाएं कोनों पर है, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों का प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक? बताओ मजा आया नहीं आया? बताओ। आप तो एक छोटी सी चीज ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में, ये चार्ट अच्छे से ध्यान रखना, इस चार्ट से ही आप लोगों का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ओवरव्यू जब मैंने दे दिया था। तो इस चार्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आप लोगों का चैप्टर एनी डे एनी टाइम आप लोगों के दिमाग में रहेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। और आप लोगों का सीबीटी 1 वाले बच्चे अभी हो गया ना? तो दोस्तों 11:45 अभी से जस्ट 25 मिनट के बाद में एक सेशन लेकर आने वाला हूं मैं, तैयार रहिएगा। आप हो सकता है अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको भी सेशन में आना है। देखो कैसे मेंस की स्ट्रेटजी कैसे होती है, क्योंकि आप भी अभी एलपी की भी भर्ती आएगी तब भी आप करोगे। तो 11:45 पे आप लोगों को रेडी रहना है। ठीक है दोस्तों, 11:45 पे जस्ट 25 मिनट बाद में सीबीटी 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है,
तो बाकी अगर आप लोग रेलवे के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस एक बार पढ़ो, ऐसी पढ़ो कि कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच। आगे बात समझ में, आप लोग दोस्तों कॉम्बो ज्वाइन करिए जिसमें आप लोगों को चारों सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये सारे फीचर्स है, कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें सॉल्व करा जाएंगे, पुराने तो करवाए जाएंगे। बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम के छात्र है, आराम से इसको देख सकते हैं। हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, साथ में टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब जाओगे निर्माण बैच आप लोगों को मिल जाएगा कॉम्बो, इस पे जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। कोई समस्या आ रही है इस नंबर पे संपर्क कर ले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।